आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? झिल्ली। झिल्ली का अर्थ क्या होता है? जैसे आप लोग घर पर जब चाय बन जाता है तो एक चाय छननी होता है जिससे क्या करते हैं, चाय को छानते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, जो चाय के अंदर जो चाय पत्ती होते हैं वह किस में आ जाते हैं, तो चाय छन्नी में क्या होते हैं, आ जाते हैं। तो उसी छननी को ही विज्ञान में क्या कहते हैं, झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? झिल्ली कहते हैं। तो झिल्ली की परिभाषा क्या है, तो इसका उत्तर जब लिखेंगे तो किसी विलयन में बड़े आकार के कणों को दूर करने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे झिल्ली कहते हैं। अर्थात कोई शरबत बना हो और उसमें कोई बड़े आकार का कण हो तो क्या करते हैं, छानते हैं। तो जो छानते हैं तो जो छानने वाला जो साधन होता है उसी साधन को ही क्या कहते हैं, झिल्ली कहते हैं। तो झिल्ली समझ में आ गया होगा कि किसी विलयन में जो बड़े आकार के जो कण होते हैं वो कण को क्या करेंगे, दूर करने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे झिल्ली कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे झिल्ली के प्रकार। झिल्ली कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिए झिल्ली जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। झिल्ली कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। पहला का नाम है अपारगमय झिल्ली, दूसरा पारगमय झिल्ली और तीसरा है अर्धपारगमय झिल्ली। तो 3 प्रकार का झिल्ली है। पहला का नाम अपारगमय झिल्ली, पारगमय झिल्ली और अर्धपारगमय झिल्ली। अब एक एक का परिभाषा अच्छे से समझेंगे और अपने कॉपी में आप लोग नोट करते चलिए, जिससे क्या होगा, एक अच्छे से क्या हो जाएगा, नोट्स भी तैयार हो जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे पारगमय झिल्ली क्या होता है। तो बहुत आसान है, अगर पारगमय झिल्ली की परिभाषा अगर याद हो गया तो समझिए पारगमय झिल्ली का भी परिभाषा को क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो अपारगमय झिल्ली की पहले परिभाषा को अच्छे से समझेंगे और उसके बाद से पारगमय झिल्ली के बारे में समझेंगे। तो अपारगमय झिल्ली क्या है, ऐसी झिल्ली जो अपने से होकर विलय तथा विलायक दोनों अणुओं को आने तथा जाने नहीं देता है उसे अपारगमय झिल्ली कहते हैं। अर्थात जो विलय होते हैं और जो विलायक होते हैं दोनों के अणु को जो आने जाने क्या करते हैं, नहीं देता है उसे अपारगमय झिल्ली कहते हैं। तो कितना आसान इस परिभाषा है। तो परिभाषा को एक कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए कि जो विलय होते हैं और जो विलायक होते हैं दोनों के जो अणु को क्या करते हैं, आने तथा जाने नहीं देता है, तो ऐसी झिल्ली को क्या कहेंगे, अपारगमय झिल्ली कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पारगमय झिल्ली क्या है। तो इसका उत्तर जो अपारगमय झिल्ली और पारगमय झिल्ली का जो उत्तर होगा थोड़ा सा क्या होगा, अंतर होगा परिभाषा में। तो अब इसका उत्तर अपने कॉपी में लिखेंगे कि ऐसी झिल्ली जिससे होकर विलय और विलायक दोनों के अणु आ सकते हैं। तो इसमें क्या होंगे, विलायक और विलय दोनों के अणु क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं। इस प्रकार के झिल्ली को क्या कहेंगे, पारगमय झिल्ली कहते हैं। इसमें क्या था इसके ऊपर में कि विलय और विलायक दोनों को अणु को आने जाने नहीं देता है उसे अपारगमय झिल्ली कहते हैं। इसमें क्या है, इसमें विलय और विलायक दोनों के अणु को क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं। तो इस प्रकार के जो झिल्ली है उसे क्या कहेंगे, पारगमय झिल्ली कहते हैं। तो इसको भी उत्तर अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, रफ जरूर अपने सामने रखिए और इसे नोट करते चलिए। तो अगला हम लोग समझेंगे अर्धपारगमय झिल्ली क्या है। तो अर्धपारगमय झिल्ली मतलब इसके नाम से ही पता चल जा रहा, अर्ध माने आधा। तो आधा के बारे में, तो आधा झिल्ली क्या होता है, अर्धपारगमय का मतलब आधा झिल्ली। तो इसका उत्तर को ध्यान से देखेंगे तो याद हो जाएगा। ऐसी झिल्ली जो अपने से होकर विलायक के अणु को तो आने जाने देती है। अब ध्यान दीजिए, विलायक के जो अणु होते हैं उसको आने तथा क्या करती है, जाने देती है, किंतु
किंतु ध्यान देंगे, किंतु विलय के अणु को आने जाने नहीं देता है, ऐसी झिल्ली को क्या कहेंगे? अर्ध पारगमय झिल्ली कहते हैं। कितना आसान है। अर्ध का मतलब हो गया आधा, आधा का मतलब यह है जैसे विलय और विलायक होते हैं तो केवल इसमें विलायक का है, विलय का नहीं होगा, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? आधा। तो अर्ध नाम रखा गया। आधा क्यों रखा गया नाम? क्योंकि इसमें केवल विलायक के ही अणु को क्या करने देते हैं? आने जाने देते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि इसमें किसके अणु को आने जाने देते हैं? तो केवल विलायक के अणु को आने जाने देती हैं, किंतु विलय के जो अणु होते हैं उसको आने जाने नहीं देता है। ऐसी झिल्ली को अर्ध पारगमय झिल्ली कहते हैं। इस झिल्ली का प्रयोग परासरण में किया जाता है। तो इसका प्रयोग जो किस में करेंगे? तो परासरण में किया जाता है। तो परासरण क्या होता है? अब परासरण के बारे में समझेंगे कि परासरण क्या होता है और परासरण कितने प्रकार के होता है। तो एक एक लाइन अपने कॉपी में क्या कीजिए? लिखते चलिए, जिससे क्या होगा? आपको याद भी होता जाएगा। तो अर्ध परागमय झिल्ली तो समझ में आ गया होगा। क्या है यह? विलायक के अणु को क्या करेंगे? आने जाने देंगे, किंतु विलय के अणु को आने जाने नहीं देंगे। ऐसे झिल्ली को क्या कहेंगे? अर्ध पारगमय झिल्ली कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे परासरण। परासरण क्या है? अब परासरण क्या है तो इसका उत्तर ध्यान से समझेंगे। जब दो भिन्न सांद्रता मतलब जो सांद्रता है वह क्या है? दो हैं, लेकिन दोनों सांद्रता अलग अलग हैं। भिन्न सांद्रता के विलयन किसी अर्ध पारगमय झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है। अब देखिए यहाँ अर्ध पारगमय झिल्ली, तो इसका मतलब अभी ऊपर हम लोग पढ़े हैं कि अर्ध पारगमय झिल्ली का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो किस में किया जाता है? परासरण में किया जाता है। तो यहाँ क्या है? अर्ध पारगमय झिल्ली द्वारा क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के अणु जाने लगते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। तो अर्थात क्या है? जब दो सांद्रता और भी दोनों सांद्रता क्या है? भिन्न भिन्न हैं और उसे अर्ध पारगमय झिल्ली द्वारा उसको क्या करेंगे? जब अलग किया जाता है तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर क्या होते हैं? विलायक के अणु जाने लगते हैं। इस घटना को ही कहा जाता है? परासरण कहते हैं। तो परासरण का उत्तर समझ में आ गया होगा। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट भी कर लीजिए कि क्या है परासरण, परासरण का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो परासरण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब अधिक जो हमारे क्या है? कम सांद्रता से क्या होंगे? अधिक सांद्रता के विलायक के अणु क्या होने लगेंगे? जाने लगते हैं। तो इस क्रिया को ही क्या कहेंगे? परासरण कहते हैं। अब परासरण के प्रकार क्या होते हैं? परासरण के कितने प्रकार हैं? प्रकारों के बारे में अब अध्ययन करेंगे और उस प्रकार के बारे में जो होंगे उसको भी बारे में हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो परासरण के प्रकार, परासरण कितने प्रकार के होते हैं? तो परासरण दो प्रकार का होता है। परासरण कितने प्रकार के? दो प्रकार का होता है। पहला का नाम है अंतः परासरण और दूसरा का नाम क्या है? बाह्य परासरण। अब अंतः परासरण क्या है? बाह्य परासरण क्या है? अब बहुत आसान उत्तर है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उत्तर आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। अब यहाँ क्या लिखेंगे? अंतः परासरण। अंतः, यहाँ पे अंतः आपका परासरण है, यहाँ अंतः परासरण। तो जब परिभाषा क्या लिखेंगे? अंतः माने अंदर, अंदर की ओर। बस ध्यान देंगे जो परासरण की जो क्रिया रहेगा वह बाहर से किधर जाएगा? अंदर की ओर जाएगा। अंतः परासरण। कितना आसान उत्तर है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उत्तर आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? जब परासरण की क्रिया बाहर से अंदर की ओर, माने यह जो क्रिया है बाहर से क्या है? अंदर की ओर होती है, उसे अंतः परासरण कहते हैं। तो कितना आसान है। अंतः माने बाहर से किधर? अंदर की ओर होती है, उसे अंतः परासरण कहते हैं। अर्थात जैसे चना या किशमिश को जब जल में क्या करते हैं? डाल देते हैं तो चना क्या हो जाता है?
फूल जाता है। किशमिश क्या हो जाता है? फूल जाता है। तो क्या होगा यह क्रिया? बाहर से किसमें चला गया? अंदर की ओर। जो पानी है वो चना के अंदर जब जाएगा तो चना क्या हो जाता है? फूल जाता है। किशमिश फूल जाता है। तो हमारा ये क्रिया को क्या कहेंगे? अंतःपरासरण क्रिया कहते हैं। तो अंतःपरासरण समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे बाह्य परासरण। बाह्य परासरण, बाह्य माने क्या होगा? बाहर। अब अंदर से क्या होगा? बाहर। इसके पहले क्या पढ़े हैं? बाहर से अंदर। अब अंदर से बाहर। तो इसका उत्तर लिखेंगे, जब परासरण की क्रिया अंदर से बाहर की ओर होती है उसे बाह्य परासरण कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है। बस थोड़ा सा परिभाषा में अगर ध्यान दे देते हैं तो परिभाषा आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। बाह्य से, नाम से ही याद कर सकते हैं। बाह्य परासरण मतलब बाह्य, बस इसमें बाहर की ओर होगा। तो इसका उत्तर क्या करेंगे? अपने कॉपी में क्या कीजिए? लिख लीजिए और एक बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। तो और इसका उदाहरण क्या है? जैसे सिरे, सिरे मतलब सीरा, जैसे चीनी का जो सीरा होता है तो सिरे में अंगूर का पिचक जाना। जब सीरा अगर रखा गया है, अगर उसमें अंगूर को डाल दें तो अंगूर क्या हो जाएगा? पिचक जाना, पचक जाता है। तो इसका क्रिया को क्या कहेंगे? बाह्य परासरण कहते हैं। तो इसका उदाहरण अपने कॉपी में क्या कर लीजिए? लिख लीजिए कि सिरे में अगर अंगूर को डालते हैं, अंगूर को क्या हो जाता है? तो पिचक जाता है। तो समझ में आ गया होगा बाह्य परासरण।